नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, अभी आपसे हम खातिर थे कि 11 बजे देंगे, तो अभी 11:14 हुआ है। साथियों, सभी लोग जुड़े हुए होंगे मेरी आपसे, ताकि इसे वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और जब तक हम सभी लोग एक लक्ष्य बनाकर नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक इस देश में जो विकसित सामाजिक अव्यवस्था जो देश में हावी हो चुकी है, वो आपको अधिकार से अलग रखकर आपका उत्पीड़न करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उत्पीड़न के आपको डिस्टर्ब करती रहती है। आपको मुद्दे की बात न करें, आप उनके कैसे गुलाम रह सकते हैं। इसलिए इस देश की अव्यवस्था बढ़ती जा रही है कि आप इस पर कभी चिंतन सोचते नहीं हैं। हाँ, समस्या का तकरीर या स्पष्टीकरण आपसे अच्छा वो लोग देते हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं, जो आप की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं। वो अच्छा तरीके से उस समस्या की व्याख्या करते हैं और समस्या को बताते हैं, अर्थात आपको बेइज्जत करते हैं, लेकिन उसका हल करने का कोई रास्ता नहीं है उनके पास, ना आज तक नहीं किया, बल्कि हमेशा समस्या को कैसे बढ़ाया जाए ये उनके पास सोच रहती है। और आप उसी तरीके से आप भी उस देश की जो व्यवस्था को है उसी तरह से आप भी आकलन कर रहे हैं, उसी में से नेता ढूंढ रहे हैं कि आज अगर कांग्रेस ने हमारे साथ गलतियां किया है तो हम दूसरी सरकार बनाएंगे। हमने भाजपा की सरकार बना दी, अब भाजपा की सरकार अगर बनी है तो हम दूसरी सरकार को की तैयारी करें कि लेकिन उस समस्या जो पैदा है, उस समस्या को निदान करने का कोई रास्ता नहीं। तो साथियों, बात समझना कि हमारा बलात्कार बहन बेटियों का क्यों बढ़ता जा रहा है और उसके साथ मृत्यु हत्या ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि आप अपने हकों की मांग को न करें। अपना जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपकी समानता है, जो इक्वलिटी है, जो इंसानियत को बनाए रखना है, जो सब में बराबरी की बात है, तो जिसकी बात न करें। आप गुलाम की तरह रहिए, आप उनकी सेवा करते रहिए। ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, जो इधर आपके समुदाय के लोग, आपके लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी उस व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, उस व्यवस्था में अपना स्थान बना रहे हैं। आज देश में सबसे अगर व्यवस्था कोई खतरनाक है तो हिंदुत्व की है, जिसे ब्राह्मणत्व की बात कहते हैं, जिसे विकसित सामाजिक व्यवस्था हम नए सिरे से कहा जाता है। ये हमने इसलिए कहा है कि लोगों को समझ में आवे कि हम जो इस देश का जो ऊपर उठता है जो समाज से, वो समाज अपने बचाव में या अपनी उस सुख भोग के लिए वो उस व्यवस्था का हिस्सा बन जा रहा है। वो उस व्यवस्था को चलाने वालों से लड़ नहीं रहा है, उसे समाप्त करने की बात नहीं कर रहा, उसकी वकालत नहीं कर रहा, वो बल्कि उस हिंदुत्व को, इसको कैसे और स्थापित किया जाए। जैसे अभी आप अगर देखें कि जो बहन मायावती वो बता रही कि ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसे हम रोकने के लिए काम। ये नहीं कह रही हैं कि इस देश में जो कमजोर है, जो मजलूम है, उसके साथ लगातार जो हत्याएं हो रही है, हिंसा हो रही है, जो उनके साथ अपमान हो रहा है, जो उनको अधिकारों से बाहर किया जा रहा है, और इतनी बड़ी अव्यवस्था के कारण वो आज तक अपने स्वाभिमान में
नहीं रह पा रहे हैं, उनका स्वाभिमान नहीं जिंदा हो पा रहा है। उनको कोई भी कुछ कह दे लेकिन वो चुप सुन लेते हैं। ये जो अव्यवस्था है, इसका हटाने की बात, ये इसको समाप्त करने की बात नहीं है। दूसरी तरफ अब जो और नए सिरे से जो पिछड़ा समाज है, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके साथ वही हो रहा है। और दूसरा जो इसमें जो कायस्थ समाज, जो माइनॉरिटीज के जो मुस्लिम समाज था, वो इस देश में 40 से 45% की हिस्सेदारी में था, लेकिन आज उसकी हिस्सेदारी, आज उसका प्रतिनिधित्व 1.5 से 2% पर आया। तो आखिर जो योग्य था, जो कर्मठता में आगे था, वो आज नीचे कैसे गया? क्योंकि सबका तो विकास होता है, भले कुछ परसेंट वाली तो बात अलग हो गई, लेकिन इतना बड़ा कैसे उसका गिरावट आई, वो कैसे अयोग्य हो गए, कैसे नीचे आए, ये समस्या है। और इस देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, तो उनको नीचे करने का रास्ता एक और दूसरा अपनाया, क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था थी, तो उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे उस आरक्षण की व्यवस्था से जो ऊपर चल रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। उसको संविधान के कानून के आधार पर उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन तो रोकने के नए तरीका कि उसको अयोग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। उसको जो परिणामी ज्येष्ठा का जो लाया गया था, तो उसको ख़त्म कर दिया, और उसको ख़त्म ही नहीं किया, उसे बैक से जब से बना था तब से जीरो करके उसको लोगों को रिवर्ट कर दिया, अध्यादेश जारी करके। तो ये जारी करने वाले पिछड़े समाज के हैं, जो सरकार कही जाती है अखिलेश सरकार, ही जो है रिवर्ट कराया है। इस तरह से वो, और उनको जो तमाम विभागों को वो प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। रेलवे जैसे विभाग को, टेलीफोन जैसे, इन तमाम विभागों को, एयरपोर्ट को भी बेच दिया। ये तमाम की लोगों की हिस्सेदारी ना बन पाए, लोग प्रतिनिधित्व में ना आ पाए, कि लोग आरक्षण की व्यवस्था से जो उनके बराबरी की बात सोचते हैं, जो उसमें आने की बात होती है, कि जो काम करने की बात होती है, वो वहाँ तक ना पहुँचे। इसलिए इस तरह की व्यवस्था हो रही है, कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप इसे सोचें और अपने अधिकार के लिए केवल एक साथ करें, जैसे राजनीतिक पार्टियों से तो ये व्यवस्था नहीं लागू की जा सकती है, क्योंकि राजनीति से ही लागू होगा, ये बात सही है, लेकिन लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे के खुद विरोध में खड़े हो गए। अब वो उस विकृत व्यवस्था का विरोध नहीं कर पा रहे। वो विकृत सामाजिक व्यवस्था में चाहे सीधे जाके सम्मिलित हो रहे हैं, या उन पार्टियों को, उन विचारधाराओं के साथ सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे मायावती जी ने कहा, हम परशुराम जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाऊंगा, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने कहा कि हर जिले में मैं मूर्तियां लगवाऊंगा। और मायावती ने इससे चढ़ के कहा कि जो महापुरुष है, जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए लड़े हैं, उनके लिए हमने काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अब दूसरे समाज के महापुरुषों को जगह मिलेगी। अब तो सवाल ये है, क्या उन महापुरुषों को जगह मिलेगी जिन्होंने इस देश के कमज़ोरों को, दलितों को, पिछड़ों को जो खिलाफ काम किया है, क्या वो उनके महापुरुष हैं? तो क्या उनको हम जगह देंगे? क्या उनका सम्मान करेंगे? क्या ये सोचने की बात है। और जब तक इस तरह की व्यवस्था होगी, तब तक इस देश में समानता नहीं आ सकती। इस देश में लोकतंत्र सही माने में नहीं लागू हो सकता है। इस देश में संविधान को सही माने में नहीं लागू किया जा सकता है। आज संविधान और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, ये दोनों ऐसी लगता है कि जैसे गिरवी रखी, उस विकृत सामाजिक अव्यवस्था की गिरवी हो गई है। आज विदेशी पूंजी निवेश आ रहा है, और यहाँ के लोग पैसा नंबर 2 के हिसाब से, जिसे काला धन कहते हैं, वो विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, विदेशी बैंकों में जमा है, और उससे सरकार जो वादा किया था उसे ला नहीं पा रही है। और सरकार ने तो केवल सरकार बनाने के लिए और इस देश के मुख्य ताकत बनने के लिए ये तो सारी घोषणाएं किया था कि सबका साथ, सबका विकास करूँगा। दूसरा, हम सबको रोजगार शामिल करेंगे और सबको पेंशन देंगे, और
सबको हम इस देश में काला धन लाएंगे और काला धन 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में लाएंगे। इसके बाद 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात कही, लेकिन सभी को जुमला ठहराकर और देश और लोगों के साथ, देश के साथ धोखा किया। लेकिन इस मुद्दे को आसानी से किया जा सकता है। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन यही बात आपसे कह रहा है कि आपको सबको नौकरी मिल सकती है, सबको, अगर जिसे नौकरी नहीं मिलेगी उसको उतना काम मिल सकता है जिससे आवश्यकता है, या उसके लिए संसाधन दिए जा सकते हैं। क्योंकि लोन अगर पूंजीपतियों को दिया जा सकता है तो इनको भी बिना ब्याज के इनको दिया जाना सुनिश्चित हो सकता है। और इस तरह से हम हर व्यक्ति को काम से लगाएंगे तो देश का नुकसान नहीं होगा, देश का फायदा होगा। देश का जो सोच बनी है कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात है, तो 2 करोड़ की जो शपथ है वो भी पूरी हो जाएगी और इस देश को एक नई दिशा देंगे। जो अभी विश्व गुरु की स्थिति फिर से लाने की जो सोच बनी है और इसी सरकार की, जिस समाज की वो सरकार है, उस समाज के लोगों ने पहले इसे विश्व गुरु के नाम से खारिज किया, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी भारत में थी और भारत की यूनिवर्सिटियों को इन्होंने तोड़ा है, इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। आज फिर से जब स्थिति खराब हुई, जब लोग अशिक्षित हो गए, जब लोग बेरोजगार हो गए, जब लोग आपस में हिंसा में शिकार हो गए, भेदभाव नफरत की स्थिति पैदा हो गई, तब ये पुनः उस व्यवस्था को, नफरत से तो आप हटना नहीं चाहते हैं और इसको विश्व गुरु की स्वप्ना दे रहे हैं कि लोग हमें फिर से बनाए रखें, हमें इस स्थिति में बनाए रखें, क्योंकि हम इस देश को बर्बाद करते रहें और यह देश फिर से मुख्य या विश्व का स्तर का या इसको विश्व गुरु के स्तर पर ना पहुँचे, जिससे कि इस देश को हम बेरोजगारी से, हम अशिक्षा से, हम इस देश को पूंजीपतियों के हवाले कर दें। तो ये अगर हम अशिक्षित रहेंगे, हम बेरोजगार रहेंगे, हम पूंजीपति अगर हावी रहेगा तो फिर कभी भी हम इंसान नहीं बन सकते हैं। हम इस देश में उन पूंजीपतियों के, उन लोगों के गुलाम ही रहेंगे और उसे फिर से ये उस पूंजीपति स्थापित करना चाहते हैं, जिम्मेदारी को फिर से लाना चाहते हैं, जिम्मेदार बनाना चाहते हैं अघोषित रूप से। तो मैं आपसे सभी से अपील करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इस देश में सबका देश बने और सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, सबको प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी मिले, तो फिर आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ जुड़िए। आपका जितना काम होगा, जितना आप काम होगा, काम तो अनेक तरीके से हैं, सब काम किए जा सकते हैं। उसी आधार पर आपका स्तर रहेगा, आपको उसी आधार पर आप उच्चतम को, वरिष्ठता को हासिल करेंगे। आप कभी भी उस हिस्सेदारी से अलग नहीं हो पाएंगे। आपका प्रतिनिधित्व का आधार रखा गया है। इसलिए हर व्यक्ति को जो काम करता है, जो काम करेगा, तो उसको आगे ऊंचाई मिलेगी, उच्चतम स्थान मिलेगा और वह एक सम्मानित व्यक्ति बनेगा। और इस देश में क्योंकि काम फिर बंद नहीं होगा, जो आज काम बंद हो जा रहा है क्योंकि तमाम तरह के लोगों के स्वार्थ हैं, स्वार्थ के कारण उन कामों को बंद कर देते हैं, उन कामों में अड़चने आ जाती हैं, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको हर स्तर को ध्यान में रखा गया है कि उसका पारिवारिक स्टेटस भी बना रहे। दूसरा, ये इस कार्य को आधार पर वो उस वरिष्ठतम ऊंचाई तक पहुँचे जिस ऊंचाई की उसे ज़रूरत है या उसका वो हक है। आज इस देश में वो उस कंपटीशन से लोगों को जेल का रास्ता दिखा रहे हैं। आज वो नहीं समझ पा रहे हैं, जो उनकी बात मानकर इस देश में भेदभाव कर रहे हैं, लोगों से दंगा कर रहे हैं, लोगों बहन बेटियों को बलात्कार कर रहे हैं, उनको केवल जेल या मौत ही मिल रही है। तो इसलिए मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि तुम सजग होइए और अपने सही तरीके से जो लोन का अदा करिए, सही तरीके से आप शामिल होइए राष्ट्रीय भागीदारी के हिस्से में। तब जब आप इस काम में करेंगे तो हर स्तर पर
आपकी श्रेष्ठता बनेगी और इसका विकसित सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा, समान सामाजिक व्यवस्था का उदय हो जाएगा। उठो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों।